हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम अब शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ सीबीएसई एनसीईआरटी फॉर्मेट, और उसमें हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के बारे में जब शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि स्टाफिंग का बेसिक पर्पस क्या है। कि हमें ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज़ होनी चाहिए, उसमें वर्कलोड कितना है, किस हिसाब से किस वर्कलोड के लिए हमें किस पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हमें ये चीज़ देखनी है। हमें कहाँ से वो पर्सन को ढूंढना है, उस ढूंढने के बाद हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है। और हमें चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस वाला बंदा या बेस्ट पर्सन जो हमें इंटरव्यू के बेस पे लगता है वो सिलेक्ट हो। और उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा कि जब एक सही बंदा, सही पर्सन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट होगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा, जैसे कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी, ऑर्गेनाइजेशन के उसमें ग्रो करेगी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि काम सारा सही हो रहा होगा। परफॉर्मेंस सही होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे क्योंकि वो मोटिवेटेड फील करेंगे सही काम करके। और दूसरे को सही काम करता हुआ देख के भी एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। जब राइट पर्सन राइट जॉब करेगा तब दूसरे भी मोटिवेट होंगे। तो बेसिक जस्ट आपको अभी हमने समझाया है यहाँ पे, पर डिटेल में हम आपको अब लेके चलते हैं स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे स्टाफिंग को कैसे डिफ़ाइन किया गया है हमारे फॉर्मेट में। तो ये आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कीजिए कि स्टाफिंग क्या है और स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि हमें सही पर्सन ढूंढना है सही जॉब के लिए। तो वो किस चीज़ से लिंक्ड है? इट इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। यानी कि किस चीज़ से कंसर्न हुआ कि हमें ऑब्टेन करना है, यानी कि पहले तो लेके आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को, फिर उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको उस काम में यूटिलाइज़ करना है जिस काम के लिए हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया है। और मेंटेन करना है, हमने जितने पर्सन हमें रिक्वायर्ड हैं जितना काम करने के लिए वर्कलोड के हिसाब से उतना हमें वर्कफोर्स मेंटेन करना है। यानी कि ऐसा वर्कफोर्स मेंटेन करना है जो सेटिस्फैक्ट्री हो और सेटिस्फाइड हो। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन का आप इसको सेकंड पार्ट मान सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टाफिंग की। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे कि फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि हमें अपनी जॉब को फिल करना है कॉम्पिटेंट पर्सनल से। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसकी कंपिटेंसी स्पिरिट हाई हो हमें ऐसे पर्सन को जॉब देनी है। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड अडॉप्टिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। यानी कि अगर हम सही तरीके से स्टाफिंग करेंगे तो हम डिस्कवर कर पाएंगे और हायर कर पाएंगे ऐसे पर्सन को जो कॉम्पिटेंट इनफ होगा वो जॉब करने के लिए, यानी कि जिसकी क्षमता वैसी होगी कि वो जॉब परफॉर्म कर सके, ऐसा पर्सन हम हायर कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं। सेकंड है बेटर परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब क्या होगा कि हमने पहले ही पढ़ा स्टाफिंग क्या है कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए। और जब एक पर्सन जो सही पर्सन सही काम कर रहा होगा तो उससे क्या होगी, उस काम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जो काम के लिए जो पर्सन सही है वो ही वो बंदा काम वो करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। अब क्या है, बेटर परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद आगे हम देखते हैं कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जब परफॉर्मेंस बेटर होगी, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल और ग्रोथ बना रहेगा, वो सर्वाइव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केट प्लेस में सर्वाइव और ग्रो करेगी क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो स्टाफिंग इज़ द की टू मैनेजरियल फंक्शन एज ऑल द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म बाय पीपल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है वो काम लोग ही कर रहे हैं। जितना भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो काम लोग ही कर रहे हैं। स्टाफिंग इज़ द की टू मैनेजरियल फंक्शन। हर मैनेजरियल फंक्शन का
जो की है, जो एक मेन चीज़ है वो स्टाफिंग है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है वो लोग कर रहे हैं, मैनेजर्स उनसे करवा रहे हैं। स्टाफिंग ensures continuous survival and growth of the enterprise through succession planning for the manager। स्टाफिंग क्या इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस सर्वाइवल हो एंटरप्राइज का। कैसे? उसमें जो मैनेजर हैं उनकी सक्सेशन से होगा। ठीक है, मैनेजर्स ग्रो करेंगे, मैनेजर्स को प्रमोशंस वगैरह मिलेंगी, वो खुश रहेंगे, वो मोटिवेटेड फील होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म करेंगे। और जब ऑर्गेनाइजेशन में काम बेटर हो रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस सबकी बेटर हो रही होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी और मार्केट प्लेस में सर्वाइव कर पाएगी। अगला पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो संसाधन है उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी, उनका प्रॉपर यूज़ होगा। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, यानी कि अगर हम ठीक से मैन पावर प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे एंड सिलेक्शन करेंगे, एक अच्छे से प्लानिंग करके मैन पावर हमें कितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उतनी वर्कफोर्स ला के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा के उसमें से सही पर्सन को सिलेक्ट करके क्या होगा, इट enables द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन फोर्स। यानी कि अगर हमारी मैन पावर प्लानिंग सही होगी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सही होगा, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना हमें पर्सन चाहिए उतना, और उनकी जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनमें जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वैसी ह्यूमन फोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन कर पाएगी प्रॉपर प्लानिंग से। एज अ रिजल्ट स्टाफिंग प्रोसेस फैसिलिटेट्स optimum use of resources by avoiding overstaffing and prevents disruption of work due to shortage of personnel। यानी कि क्या होगा कि हमने प्रॉपर प्लानिंग करी है तो उससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो ओवर स्टाफिंग भी नहीं होगी, हम ज़रूरत से ज़्यादा लोग भी नहीं रखे हुए, और दूसरा शॉर्टेज भी नहीं होगी पर्सनल की, यानी कि जितने रिक्वायर्ड हैं उससे कम पर्सन भी नहीं रखे हुए। ज़रूरत से ज़्यादा रखने से ऑब्वियसली सैलरीज ज़्यादा देनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोग खाली बैठे रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील्स करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और अगर शॉर्टेज ऑफ पर्सनल होगी तो यहाँ पे ये होगा कि एम्प्लॉयज़ पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा, फिर वो ज़्यादा वर्कलोड की वजह से फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर वो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। अब हमने प्रॉपर स्टाफिंग किया है तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। प्रॉपर स्टाफिंग इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्डिंग ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। क्यों? हमने स्टाफिंग प्रॉपर करी, लोग उस स्टाफिंग के लिए राइट पर्सन राइट काम के लिए हमने चुना, वो काम अच्छे से करेगा, और जब वो अच्छे से काम करेगा और उनको फेयर रिवॉर्ड मिलेगा उनके सही काम के लिए, तो वो उनका मोरल बढ़ेगा। ठीक है, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी बनी रहेगी। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, ये स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, यानी कि क्या है, आर्ट ऑफ प्रोक्योर करना, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। जो प्रोक्योर कर लिया अब उनको डेवलप करना है, यानी कि उनको बढ़ाना, उनके काम की क्षमता को बढ़ाना, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना, कहीं वो शिफ्ट ना करें, ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट ना करें, इस चीज़ को मेंटेन रखना, कम्पिटेंट वर्कफोर्स को मेंटेन करना, टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में ये सब काम करना क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग का एक पार्ट लगा लो जो डील कर रहा है, जो स्टाफिंग से लिंक्ड है और डील कर रहा है स्टाफिंग की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने में। आगे हम देखते हैं कि स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय एचआर पर्सनल, यानी कि वो स्पेशलाइज एक्टिविटी जो एचआर पर्सनल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्रूट करता है एचआर का पर्सनल, यानी कि क्वालिफाइड पर्सनल जो पीपल हैं उनको सर्च करता है, देखता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाता है, लोगों को बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आप आइए इंटरव्यू दीजिए। ये सब काम रिक्रूटमेंट में आ गए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एक्टिविटी जो आती है वो आती है एनालाइजिंग जॉब्स, यानी कि जॉब को एनालाइज करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि वो देखेगा कि ये जॉब क्या है,
उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा, जिसको पढ़ के एक सूटेबल कैंडिडेट देखेगा कि हाँ ये मेरी क्राइटेरिया से, मेरी क्वालिफ़िकेशन से लिंक्ड है ये जॉब डिस्क्रिप्शन, और अप्लाई करेगा जॉब के लिए, जॉब के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा। अगला चीज़ आती है सिलेक्शन। जब लोग इंटरव्यू देने आए, उनमें से बेस्ट पर्सन जो होना है उसको सिलेक्ट करना एक पार्ट हो गया हमारा एचआर पर्सनल का। अगला पॉइंट आता है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। एक कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान डेवलप करना कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, उस चीज़ को डेवलप करना, और इंसेंटिव कितना दिया जाएगा जब फ्यूचर में, वो चीज़ एचआर पर्सनल डेवलप करेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, यानी कि ट्रेन करना मतलब अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको उस चीज़ के लिए ट्रेन करना, या एम्प्लॉय ने जो काम नया हायर हुआ है तो उसको जो जो काम करना है उसको ट्रेन करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका ये काम है, उसको करने के ये मेथड्स हैं, वो आप ऐसे ऐसे करेंगे। ये चीज़ आ गई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट ट्रेनिंग से आगे हो गया। अभी तो हम करंट काम के लिए कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव के लिए, अपनी पोजीशन में ग्रोथ के लिए उनको डेवलप करना कि हाँ आप आगे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले सकें, उस चीज़ के लिए एम्प्लॉय को डेवलप करना। अगला क्या आता है, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यानी कि जो लेबर यूनियंस बनती हैं और जो कंपनी के सीनियर मैनेजर्स में उनमें आपस में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, ये एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट आता है। अगला आ गया प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एचआर को ध्यान रखना होगा। एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर का ध्यान रखें। डिफाइनिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कंप्लाइंसेज। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि कंपनी में कोई लेबर लॉ के हिसाब से कोई लॉ सूट फाइल किया गया है कंपनी के अगेंस्ट, तो वो कंपनी को डिफाइन करती है और कोशिश करती है कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। सो आई गेस ये सिंपल था। अभी हमने पढ़े हैं पॉइंट्स स्टाफिंग से, एचआरएम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कैसे हम अगर स्टाफिंग के बारे में बताएं तो एक एक प्रोसेस की एक्टिविटीज़ क्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ स्टाफिंग प्रोसेस। सो इसमें देखेंगे सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपने एस्टिमेट किया कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। हमने पहले ही पढ़ा कि ये एनालाइज करना होता है स्टाफिंग के प्रोसेस में कि क्या जॉब है, उस जॉब को करने के लिए कितनी मैन फोर्स लगेगी, कितने मैन पावर चाहिए हमें, और क्या क्वालिफ़िकेशन का हमें मैन फोर्स चाहिए, जितना भी है। तो ये सब हमें एस्टिमेट करना होगा। मान लीजिए हमारी ए एक्टिविटी है कि अकाउंटिंग के काम के लिए चाहिए, तो इतना वर्कलोड हमारा आता है, इतने बिल्स आते हैं, इतने इन्वॉइसेस आते हैं, इतने इन्वॉइसेस हम जनरेट करते हैं। इस हिसाब से मैन पावर एस्टिमेट करनी होगी कि हाँ हमें इतने लोग चाहिए होंगे। मान लीजिए एआर डिपार्टमेंट में 2 चाहिए होंगे, एपी में 5 चाहिए होंगे, उनका एक मैनेजर चाहिए होगा, उनके ऊपर एक फाइनेंस हेड चाहिए होगा। ये सब एस्टिमेट करना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूट करना, यानी कि इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करवाना। सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम लेबर को, मैन पावर को ला सकते हैं, वो चीज़ आ गई। अब जब लोग इंटरव्यू करने आए हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट करना, उनको प्लेसमेंट देना, ओरिएंटेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग हुआ करंट पार्ट से रिलेटेड, करंट जॉब के लिए ट्रेन करना। डेवलपमेंट फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए डेवलप करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, उनको देखना और उनको मोटिवेट करना है इसमें कि फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस करें। और जब हमने उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर ही लिया तो फिर अगर अच्छी है तो प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग उनकी ये बढ़ाना कि वो प्रमोट हो, उनकी कैरियर प्लानिंग क्या हो सकती है फ्यूचर में, वो क्या देख सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आखिरी हम देखते हैं उनकी कंपनसेशन क्या होनी चाहिए, अभी क्या होनी चाहिए, फ्यूचर में क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी हमने प्रोसेस की, हमने जिस पढ़ा, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब उसको डिटेल में देखते हैं क्या कहता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या आता है।
manpower requirement involves forecasting and determining फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अभी फ्यूचर में क्या मैन पावर की नीड होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको फोरकास्ट करना और डिटरमाइन करना। ठीक है कि एक भविष्य में क्या ज़रूरत है उसको देखना, दूरदृष्टि रखना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनी पर्सन आर नीडेड एंड व्हाट टाइप, यानी कि उनमें स्किल क्या कितने होने चाहिए तो देखना ही है, और उनमें स्किल क्या होना चाहिए ये भी देखना है। आगे हम देखते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक है वर्कलोड एनालिस्ट। वर्कलोड एनालिस्ट क्या कहता है कि वर्क के लोड को एनालाइज करना कि काम कितना है। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी कि कितना काम है और उसको डिटरमाइन करना कि उस काम के लिए कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। वर्कलोड मतलब काम कितना है वो चीज़, और उस काम को करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए होगा और किस टाइप का चाहिए होगा। इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग नंबर एंड टाइप्स of human resource required to perform various activities and to achieve organizational activity, यानी कि काम करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, उनके स्किल सेट क्या होना चाहिए और उससे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमें फुलफिल करना है। अगला पॉइंट आता है वर्कलोड एनालिसिस के बाद वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस इट शोज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, यानी कि पहले हमने देखा कि कितने लोग चाहिए कोई काम करने के लिए, अब ये देखा कि हमारे पास अवेलेबल कितने लोग हैं। सच एनालिसिस वुड रिवील वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरस्टाफ्ड। अब जब हमने देखा कि कितने लोग अवेलेबल हैं, हमें क्या पता चलेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड है या ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, यानी कि कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, या जितने चाहिए उतने लोग हैं। क्या है ओवर स्टाफिंग अंडर स्टाफिंग का, मैंने बताया कि क्या होता है। ओवर स्टाफिंग से लोग खाली बैठे रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अंडर स्टाफिंग से लोगों के पास काम का लोड ज़्यादा हो जाएगा, तब वो मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और वर्कलोड ज़्यादा होने से कई बार काम सही भी नहीं परफॉर्म होता। A situation of overstaffing would require removal or transfer of employees। अगर overstaffing हो गई तो कुछ employees को निकालना पड़ेगा या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। And a situation of understaffing would necessitate the starting of recruitment process। यानी कि अगर कम लोग हैं तो हमें रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। The aim is to have right number and right kind of people, यानी कि optimal staff होना चाहिए at right place and right time। इट वॉज सिंपल आई गेस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर राइट जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमने देखा कि अंडर स्टाफिंग है और हमें अब रिक्रूटमेंट करना है। तो अब रिक्रूटमेंट करना है मतलब क्या करना है हमें कि हमें सर्च करना है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्ट कर लेना नहीं होता, सिलेक्शन अलग पार्ट है, सिलेक्शन हमारा थर्ड पार्ट है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये थोड़ा वर्ड में डिफरेंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ वर्ड कॉमनली इतना यूज़ किया जाता है कि रिक्रूट किया, लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है रिक्रूट किया मतलब उसको सिलेक्ट करा। रिक्रूट किया मतलब सिलेक्ट करा नहीं है। रिक्रूट किया मतलब है कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अगला हो गया कि सर्च करना और उनको इनकरेज करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है, वैकेंसी है, उसके लिए अप्लाई करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। यानी कि क्या है रिक्रूटमेंट का कि ये प्रोस्पेक्टिव हमारी जॉब ये है, इसके लिए राइट पर्सन विद राइट स्किल्स, ये प्रोस्पेक्टिव पर्सन लोग हैं जो जॉब कैंडिडेट हमारे लिए हो सकते हैं प्रोस्पेक्टिव, और उनका एक पूल क्रिएट कर लेना, यानी कि एक जत्था बना लेना कि हाँ ये लोग हमारी वैकेंसी के लिए सही हैं।
द हायर द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर अ जॉब, यानी कि जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि सूटेबल एम्प्लॉय, जो हमें जैसा एम्प्लॉय चाहिए वैसा हमें मिल जाएगा। ऑब्वियसली 2-3 करेंगे तो हमें उन 2-3 में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा करेंगे तो हम अपनी पसंद का एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें जो वेज रेट हमारा अवेलेबल है उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे स्किल सेट जो हमें चाहिए वो जिसमें मैक्सिमम हो वो वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग उतना अच्छा। अगला पार्ट आया है सिलेक्ट करना। रिक्रूट करना मतलब अप्लाई करवा दिया उनसे, इंटरव्यू वगैरह लिए, अब सिलेक्ट करना। सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स डेवलप थ्रू रिक्रूटमेंट, यानी कि जो रिक्रूटमेंट में हमने पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट बनाया है उसमें से सिलेक्ट कर लेना। इट सर्व्स टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस। इससे दो इम्पॉर्टेंट पर्पज सॉल्व होंगे कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, एक होगा जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसका। इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट बेस्ट अमंग द अवेलेबल। हमने सिलेक्ट किया मतलब बेस्ट ही चूज़ किया होगा। सिलेक्शन का मतलब ही वो है कि इंश्योर कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट आया। और क्या हुआ, जो सिलेक्ट हुआ उसके लिए, पर्सन के लिए क्या हुआ, एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ, उसका सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज बढ़ता है कि देखो इतने सारे एम्प्लॉयज़ थे उनमें से मैं सिलेक्ट हुआ। अगला पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज़ बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट मतलब उस पोजीशन को अब ऑक्यूपाई कर लिया जिसके लिए आपको हायर किया गया है। आपकी अगर जो भी पोजीशन है, आप सेल्स मैनेजर हैं तो आपने वो पोजीशन को अब उस पर आप बैठ गए, आपका कब्जा हो गया उस पोजीशन पे जिसके लिए आपको हायर किया गया। सो ऑक्यूपाई कर लिया आपने वो पोजीशन, एक प्रॉपर हैंड ओवर ले लिया आपने उसका। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग एंड सॉरी ओरिएंटेशन रेफर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, कैसे बनी, बेसिक काम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, उनका मोरल क्या है, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, इस सब के बारे में बताया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को पता हो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, एम्प्लॉयज़ को पता हो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अब उसने काम करना है उसमें क्या एक प्रिंसिपल्स चलते हैं, क्या चेन ऑफ हायरार्की है वो। सो ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग दी सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू हिज सुपीरियर। उसके सुपीरियर को हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि हायरार्की आ गई, सबऑर्डिनेट्स एंड कोलीग्स। और जो पॉइंट इसमें नहीं लिखा मैंने आपको वो भी बताया कि इसमें ओरिएंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल में बताया जाता है, उनके विजन मिशन स्टेटमेंट के बारे में भी बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स भी बताए जाते हैं। The basic aim is to familiarize the new employees with the rules and policies in the organization, यानी कि रूल्स और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उससे वो फैमिलियर हो जाए। ये हो गया इसका बेसिक एम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैं आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूँ इसी वीडियो लेक्चर में कि ट्रेनिंग का मतलब करंट पोजीशन के हिसाब से उसको ट्रेन करना, उसको उसकी एप्टीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को ट्रेन करते रहना कि ऐसा काम करना है आपको, ये बताना उसको। ठीक है। अब डेवलपमेंट का क्या होता है। डेवलपमेंट होता है उसके फ्यूचर स्किल्स के लिए, बड़ी पोजीशंस के लिए, उसकी मोर कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के लिए उसको डेवलप करना। ट्रेनिंग refers to the process by which the aptitudes, skills and abilities of employees to perform specific jobs are improved. ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड्स, यानी कि एप्टीट्यूड स्किल्स एबिलिटी, यानी कि उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी जो क्षमता है परफॉर्म किस चीज़ की क्षमता, अलग अलग स्पेसिफिक जॉब्स को परफॉर्म करने की क्षमता को इम्प्रूव करना, यानी कि उसको ट्रेन कर दिया हमने। डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज़ एक्वायर स्किल, यानी कि जो स्किल्स उसके पास नहीं है वो एक्वायर करता है, कंपिटेंसीज को एक्वायर करता है फॉर हैंडलिंग हायर जॉब्स इन फ्यूचर्स, यानी कि फ्यूचर की जॉब्स के लिए। यहाँ पे करंट जॉब के जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस कर रहा है और यहाँ पे नए स्किल्स ले रहा है नई जॉब के लिए, यानी कि नई जॉब इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन के लिए।
अगला आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है एम्प्लॉय की, ताकि देखा जाए कहीं पे उसको और ट्रेनिंग देनी है, कहीं पे लैग कर रहा है तो उसको ठीक कैसे करना, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, कुछ बेनिफिट दिया जाए, प्रमोशंस वगैरह, कंपनसेट कैसे किया जाए अच्छी परफॉर्मेंस को, ये चीज़ देखी जाती है. So performance appraisal refers to systematic evaluation of employees' performance against predetermined standards and their potential development. क्या किया जाता है? इवेल्युएट किया जाता है सिस्टमेटिकली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को. किसके थ्रू इवेल्युएट किया जाता है? कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हाँ ऑर्गेनाइजेशन सोच रखा है कि मिनिमम इतना तो हमें चाहिए कि एम्प्लॉय आउटपुट दे, उसके हिसाब से उतना आउटपुट दिया है कि नहीं, इवेल्युएट करते हैं. और उनकी पोटेंशियल डेवलपमेंट कैसे होगी, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है. अप्रेजल्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस रिलेटिंग टू. अप्रेजल्स को कैसे पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, पर्पस रिलेटेड टू ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंपनसेशन, यानी कि ट्रेन किया जाए, क्या पता भैया अभी परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ रही तो थोड़ा ट्रेन करेंगे उसको उसके करंट स्किल्स में, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके. प्रमोट करेंगे, अगर अच्छा कर ही रहा है तो और लगता है कि आगे पोजीशन है, वैकेंसी है, तो उसको प्रमोट करेंगे. और कंपनसेट करेंगे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, मे बी बोनस दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनसेशन आ गया. अगला पॉइंट ही हमारा क्या आया कि अप्रेजल को किस चीज़ से लिंक किया गया, प्रमोशन एंड कंपनसेशन से. तो अप्रेजल के बाद का ही एक ये पॉइंट आया, स्टेप आया प्रोसीजर में, कि प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इनकरेज द एम्प्लॉय टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए कि वो ग्रो करे और अपना फुल पोटेंशियल को रियलाइज करे. प्रमोशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कैरियर, यानी कि प्रमोशन जो है एम्प्लॉय के कैरियर का एक इंटीग्रल पार्ट है, जरूरी हिस्सा है. इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज टू अ हायर पोजीशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे, यानी कि हायर पोजीशन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी, स्टेटस भी, उनका ओहदा भी बढ़ेगा और पे भी बढ़ेगी. अगला आता है कंपनसेशन. कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज़. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक वेजेस, यानी कि जो डायरेक्ट मिलनी है, वेजेस मिलनी है, जो आपको देनी ही देनी है, डेली बेस पे हो, वीकली हो, मंथली हो, एनुअली हो, जैसे भी हो वो. और परफॉर्मेंस बेस पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड, यानी कि अगर सेल्स वाले पे हैं तो कमीशन मिलती है कि जितनी आपने सेल कर दी उतनी कमीशन हो गई, तो वो हो गई डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स हो गई. ठीक है. इनडायरेक्ट पेमेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ रेंट फ्री होम, फ्री कार. कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल के लिए कार देती है, ड्राइवर के साथ भी देती है. कई कि एम्प्लॉय ने कहीं आना जाना है, ट्रैवल करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसका खर्चा देख रही है. कई बार होता है कि रूम प्रोवाइड कर देती है, घर प्रोवाइड कर देती है कि एम्प्लॉय यहाँ पे रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो उसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है. आगे हम देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है. रिक्रूटमेंट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब. ये हमने पहले पढ़ा, ये दोबारा से रिपीट हो गया, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में. आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, बीमार ना पड़िएगा, प्रॉपर एहतियात बरतें और पढ़ते रहें. एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले होंगे, अगर अभी आप देख रहे हैं करंट पीरियड में तो आपके एग्ज़ाम शायद जल्द ही आने वाले हैं. तो ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए. टेक केयर, गुड बाय.